हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपके लिए क्या लेके आया हूँ, ये एक जर्नी। ये एक वीडियो नहीं है, ना कि ये कोई क्लास है, ना कोई ये बहुत ही कोई मतलब महान ज्ञानों वाली बात है। ये एक जर्नी है जो आपको तय करनी है क्लास 9 to 10, जिसमें आपको क्या करना है, किस चीज को आपको 9 से 10 कैरी फॉरवर्ड करना है, हम उसको देखेंगे। जैसे आज भी बहुत बच्चों को प्राइम नंबर के लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जैसे मैं आज ही एक ऑफलाइन बच्चों को पढ़ा रहा था, तो कहीं ना कहीं वो प्राइम नंबर पे इशू आया था। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि डिविजिबल बाय, अगर मैं यहाँ पे देखूं, द नंबर डिविजिबल डिविजिबल बाय इटसेल्फ, यानी कि वो खुद से, एंड वन। आपको ये समझना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि डिविजिबल बाय वन एंड बाय इटसेल्फ का मतलब क्या होता है कि क्लास, अगर मैं मान लीजिए 10 लेता हूं, नंबर 10, ये 2 से भी डिवाइड होता है, ये 5 से भी डिवाइड होता है, 1 से भी होता है और 10 से भी होता है, राइट। पर हमें क्या चाहिए था? बाय वन एंड इटसेल्फ। ये दो नहीं होने चाहिए थे, इसीलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखोगे नंबर 7 को, आप देखोगे नंबर 2 को, आप देखोगे 3 को, आप देखोगे 5 को, तो यहाँ पे अगर आप उसके फैक्टर ट्री बनाते हो तो 7 into 1, इसका बनाते हो तो 2 into 1, इसका बनाते हो तो 3 into 1, इसका बनाओगे तो 5 into 1। आप देख सकते हो कि या तो वो खुद है, यानी कि 7 के लिए वो 7 है या फिर 1 है, 2 के लिए 2 है या फिर 1 है, 3 के लिए 3 है या फिर 1 है। तो कहीं ना कहीं इसका डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1। समझ में आ रहा है? तो वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत इजी सा कंसेप्ट है, बहुत इजी सा कंसेप्ट है, लेकिन बहुत पावरफुल है। यही तो होता है जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को, किसी और एक लॉजिक को, कंसेप्ट को समझने में हेल्प करता है। तो दिस इज व्हाट की आर प्राइम नंबर्स। अगर आप प्राइम नंबर्स को देखो तो आप बहुत सारे नंबर्स हैं। हाँ, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, प्लीज अंडरस्टैंड। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स के पास कम से कम 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि खुद वो 7 या 1, 2 या फिर 1, 3 एंड 1, 5 एंड 1। पर अगर आप 1 का देखो तो सिर्फ एक ही है जो कि सिर्फ खुद 1 है। अब मैं दोबारा अगर 1 into 1 लिखूं तो रिपीट ही तो होगा, अलग तो नहीं होगा ना। तो कहीं ना कहीं इसके पास क्या है ना कि ये एक ही फैक्टर है, ओनली वन फैक्टर, इसीलिए ये बाकियों के साथ फिट नहीं बैठता, इसलिए इसको बिरादरी से ही बाहर कर दिया गया है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे दिस इज की प्राइम नंबर क्या होता है, इट इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड 1, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? मैं आपको अब आगे के स्लाइड में समझाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा जो नंबर है वो को प्राइम। तो प्राइम के बाद आ गया है को प्राइम। अब ये को प्राइम क्या है? देखो, को का मतलब क्या होता है? को का मतलब साथ रहना ना। को का मतलब होता है साथ रहना, किसी दो चीज का, तीन चीज का, कंपनी, कॉर्पोरेट, कोऑर्डिनेशन, ऐसे वर्ड में को आता है। तो इसका मतलब होता है कि साथ रहना। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्राइम नंबर्स साथ में रहेंगे। किस तरह से? देखो, को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि अगर मान लो मैंने दो नंबर्स ले लिए, 2 और सपोज 7। अब यहां पे अगर आप देखो, दोनों के बीच सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है खुद 1। अगर यहां पे देखो तो सिर्फ 1 इज कॉमन। बस इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज है कि दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है। अब मान लीजिए कि मैंने ले लिया 3,8। अब यहां पे भी अगर देखोगे तो वी हैव लाइक 3 into 1, और 8 के लिए आप लिख सकते हो 2 into 2 into 1। आप देखो कि यहाँ पे सिर्फ 1 ही है जो कॉमन है, यानी कि अगर मैं किसी भी दो नंबर का अगर HCF, अगर किसी भी दो नंबर का HCF अगर मैं 1 लेता हूं, तो वो कहीं ना कहीं क्या कहलाता है? को प्राइम कहलाता है, जो कि इस क्लास 10 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको 3 to 4 मार्क्स तो फॉर श्योर है कि मिल ही जाएंगे, पक्का है ये एकदम से। तो कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि HCF, यानी कि जो दो नंबर में सबसे कॉमन है, सबसे बड़ा कॉमन है, दैट इज कॉल्ड HCF, राइट, जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक देखना वीडियो को। तो यहाँ पे 2,7 जो है ये को प्राइम है, लेकिन यहाँ पे दोनों ही प्राइम था। ठीक वैसे ही यहाँ पे दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है, वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये कह दिया कि 2 and 4 आर दे को प्राइम, आर दे को प्राइम, आप कहोगे सर नो। क्यों? वाई? बिकॉज यहाँ पे देखो ये 2 into 1 है, 4 को लिखेंगे 2 into 2 into 1। 1 तो चलो ठीक है, कॉमन है ही, हमेशा कॉमन होता है।
लेकिन यहाँ पे देखो 2 भी कॉमन है, तो कहीं ना कहीं ये को प्राइम नहीं है। इसका एडवांटेज हमें कहाँ मिलता है, देखो कहीं ना कहीं हम जब रेशनल नंबर्स लिखते हैं, कभी भी कोई भी रेशनल नंबर्स में अगर हमारा आंसर अगर पी बाई क्यू के फॉर्म में आता है, इन दैट केस हम हमेशा कहते हैं कि इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में या स्टैंडर्ड फॉर्म में या लोएस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। यानी कि अगर कुछ कैंसलेशंस हैं तो कैंसिल करना चाहिए, राइट। हर टीचर आपको तंग करता है ना, क्योंकि ये जरूरी है। क्योंकि आप जब कैंसिल करते हो ना 1/2 जब लिखते हो, तो आप देखो 1 and 2 आर को प्राइम, 1 and 2 आर एक्चुअली को प्राइम, क्योंकि उनके बीच सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1। तो दिस इज हाउ को प्राइम प्लेज ए ह्यूज रोल। अगर आप एक टॉपिक पढ़ने वाले हो क्लास 10 में, प्रूविंग ऑफ इरेशनल नंबर्स, जो 9 में आ गया है, अब ये पढ़ने वाले हो जहां पे इस कंसेप्ट को आप अप्लाई करोगे, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर फैक्टर सिर्फ 1 कॉमन है, देन दे आर कॉल्ड को प्राइम। अब समझ में आ रहा है ना? बेटर रिपीट करो इस वीडियो को थोड़ा सा और फॉरवर्ड जाके फिर से रिपीट करो, मेरी बातों को सुनो फिर से, कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में अगर फैक्टर सिर्फ 1 कॉमन है, जरूरी नहीं कि दोनों नंबर सिर्फ प्राइम हो। 2 और 7 प्राइम थे, कोई बात नहीं, को प्राइम भी है, क्योंकि उनके बीच सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है जो कि 1 है। 3 और 8 इज नॉट अ प्राइम, but still together they are called co-prime। ठीक है, so I hope you have understood this। कोई भी दिक्कत आए, कुछ भी हो तो कमेंट बॉक्स पे जरूर डालना। Now this one, the composite number। क्लास 10 में जब आप जाओगे ना, अभी जब क्लास 10 में जाओगे, क्या पहुंच गए हो, राइट, वेट कर रहे हो कि क्लास कब शुरू होंगे, तो कॉम्पोजिट नंबर का मतलब होता है एनी नंबर जिसके पास कम से कम, मैं तो ओनली नहीं कहूंगा, कम से कम, एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है, कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स, उससे ज्यादा हो तो कोई इशू नहीं है, पर कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स तो होने ही चाहिए, तभी वो कहलाता है कॉम्पोजिट नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूं कि क्या 2 कॉम्पोजिट नंबर है, आप कहोगे हाँ, क्यों, क्योंकि सर इसके पास 2 फैक्टर्स तो हैं, पर मैं कहूंगा नो, यू आर रॉन्ग। क्यों सर, 1 तो प्राइम नहीं है बच्चों, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। मैंने अभी अभी आपको बताया था प्रीवियस स्लाइड में, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसलिए जानना जरूरी है कि व्हाट इज प्राइम नंबर। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं ये। तो यहाँ पे जो 1 है ये एक्चुअली प्राइम नहीं है, तो इसके पास बचा सिर्फ एक ही फैक्टर जो कि प्राइम फैक्टर है। पर कॉम्पोजिट के लिए कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स होने जरूरी हैं, सिंपली नॉट फैक्टर, प्राइम फैक्टर्स। सो इन दैट केस अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 2 इज एक्चुअली नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। सेम विल गो विथ 3, हम 3 into 1 लिखेंगे, बट 1 इज अगेन नॉट अ प्राइम नंबर, तो यहाँ पे भी सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर रह जाता है, जो कि कॉम्पोजिट नंबर के डेफिनेशन में नहीं आता है। अब आप पूछोगे सर क्या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नहीं हो सकता? तो आप एकदम सही सोच रहे हो कि नो प्राइम नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। कोई भी प्राइम नंबर कॉम्पोजिट नंबर नहीं है। आज से कसम खा लो कि सर आज से हम कसम खाते हैं कि हम किसी भी प्राइम नंबर को कॉम्पोजिट नहीं कहेंगे। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट इज। तो आप कहोगे कॉम्पोजिट नंबर है क्या फिर? अगर मैं देखूं, सबसे पहला नंबर जो मैं काउंट करूं वो है 4। 4 एक कॉम्पोजिट नंबर है और पहला कॉम्पोजिट नंबर है, क्योंकि इसको फैक्टराइज करेंगे तो हमें मिलेगा 2 into 2। इसके पास 2 फैक्टर्स हैं जो कि प्राइम है, वो रिपीट हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सर 2 तो 2 ही है ना? नहीं, काउंटिंग में कम से कम, गिनती में कम से कम 2 प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, देन इट इज कॉल्ड अ व्हाट, कॉम्पोजिट नंबर। क्योंकि 4 सबसे पहला है, 1 तो प्राइम ही नहीं है, बात ही छोड़ो। 2, 3 दे आर प्राइम, उनके पास सिर्फ एक ही प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर्स हैं, तो उनके वो तो कॉम्पोजिट नंबर होने ही नहीं वाले। तो सबसे पहला कौन बना? 4। इसीलिए 4 कहलाता है स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, सबसे छुटकू कॉम्पोजिट नंबर। ये है छोटे मियाँ हमारे, राइट। बड़े मियाँ का तो कुछ नहीं पता, वो इन्फिनाइट तक होगा, अब कितना जाओगे उतना जा सकते हो। लेकिन छोटे मियाँ कौन है? ये है अपने 4, जो कि कॉम्पोजिट नंबर है। क्यों दरकार है? क्योंकि क्वेश्चन ऐसे आता है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर।
या फिर स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर, ये भी पूछा जा सकता है। मैंने इसके ऊपर क्वेश्चंस भी करवाए हैं जो आप जाके देखोगे मेरे पिछले वीडियोस में, कि अगर मैं स्मॉलेस्ट ऑड कॉम्पोजिट नंबर की बात करूं तो वो एक्चुअली 9 है, क्योंकि देखो 4, उसके बाद 5 प्राइम है, कॉम्पोजिट नहीं होगा। 6 कॉम्पोजिट है पर इवन नंबर है, 2 into 3 6 इवन नंबर है। 7 प्राइम तो कॉम्पोजिट नहीं है। 8 कॉम्पोजिट है, 2 into 2 into 2, इसके पास तो 2 से ज्यादा है पर ये भी इवन है। बचा फिर 9 नेक्स्ट, 9 ऑड है और कॉम्पोजिट भी है, सबसे पहला ऑड कॉम्पोजिट नंबर। इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं पीवाईक्यूज, तो आप इसको मेरे जो वीडियोस हैं पीवाईक्यूज वीडियोस है वहां पे जाके आप जरूर देखना। तो दिस इज व्हाट कि ये कंसेप्ट क्यों जरूरी है। ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ टॉपिक्स को समझने के लिए भी चाहिए होगा। तो दिस इज व्हाट की जर्नी कहां से कह रहा हूं, 9 से 10। तो दिस इज कॉम्पोजिट नंबर विच मस्ट हैव एटलीस्ट, कम से कम, उससे ज्यादा हो सकता है, एटलीस्ट 2 प्राइम फैक्टर्स। अंडरस्टूड? सही लग रहा है ना, समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो दिस इज व्हाट कॉम्पोजिट नंबर इज अबाउट। अब अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारे भाई साहब हैं वो है इरेशनल नंबर। बहुत तंग किया होगा ना आपको, क्योंकि पिछली बार मैं नहीं था ना पढ़ाने के लिए, अब मैं हूं यहाँ पे, आपको समझ तो आना ही आना है। तो इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के बीच अगर मैच होता है ना तो कौन जीतेगा, क्योंकि ये तो एक दूसरे से एकदम ऑपोजिट है। जैसे लेफ्ट का राइट होता है, अप का डाउन होता है ना, वैसे ही इरेशनल एंड रेशनल्स आर कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। और इरेशनल नंबर्स के ऊपर आपने काफी ऑपरेशंस कर लिए हैं, कभी मल्टीप्लाई, कभी रेशनलाइज, कभी डिवाइड, कभी माइनस, कभी प्लस। इस क्लास 10 पे आप करने वाले हो इनको प्रूफ कि भाई तू इरेशनल है क्यों। तो इसके लिए आपको पता तो होना पड़ता है ना इरेशनल एक्चुअली क्या है, तभी आप उसको प्रूफ करोगे कि हाँ भाई मैं कैसे करूं। तो इरेशनल नंबर्स आर द नंबर्स विच आर नॉन टर्मिनेटिंग, which are non-terminating decimal and non-repeating decimal, जिसको हम कहते हैं recurring decimal, right? And it cannot be written in the form of p by q, ये इस फॉर्म पे नहीं लिखा जा सकता। अगर मैं आपको शॉर्ट तरीके से समझाऊं तो √2 √3, यानी कि अगर मैं रूट के अंदर ये कहूं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर अगर नंबर है तो वो एक इरेशनल नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि आपको √16 क्या है बताओ, आप क्या कहोगे? सर इट इज 4, क्योंकि √16 का मतलब क्या हो गया, ये 4 का स्क्वायर हुआ ना, तो आपका ये 4 का स्क्वायर हुआ, स्क्वायर रूट कैंसिल एंड यू विल गेट 4, इजंट इट? ठीक वैसे ही अगर मैं यहां डाल देता हूं 17, 17 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये किसी प्रॉपर एक होल नंबर का स्क्वायर नहीं है, या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं है, इसमें कुछ डेसिमल में वैल्यूज आने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक इरेशनल नंबर है। जब आप इसके लॉन्ग डिवीजन मेथड को करोगे तो आपको ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स डिवाइड करते जाइए, बाल पक जाएंगे लेकिन डिवाइड खत्म नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कि जो इरेशनल्स हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी भी टर्मिनेट नहीं होंगे, कभी भी उनका स्टॉप नहीं होगा, वो नॉन स्टॉप है। उसके बाद आता है रिपीटिंग, कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कहूं कि ये नॉन रिपीटिंग एक्चुअली होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मैंने रखा एक नंबर 1 4 2 8 2 9 0 6 1 5 एंड सो ऑन। अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, सो ऑन चलता जा रहा है, लेकिन इसमें अगर आप ध्यान से देखो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, कभी 1 के बाद 4, कभी 2, कभी 7, कभी 5, कभी 6, कभी 9, कोई पैटर्न नहीं है, कुछ भी आ रहा है, राम भरोसे है। तो ये कहीं ना कहीं नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है, ठीक है। अगर मैं ऐसे करूं कि फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लिखता हूं 0.3333333 एंड सो ऑन, जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं 0.3 बार, रेकरिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल, ये प्योर रेकरिंग डेसिमल है, कुछ मिलावट नहीं है। किस चीज की मिलावट? क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रहा है। अगर मैं मान लेता हूं ऐसे लिखता हूं 0.35555, अब यहां देख सकते हो 3 is fixed, 5 is getting repeated,
तो इसको हम लिखेंगे 0.35 के ऊपर बार, ये है मिक्स्ड रेकरिंग। अगर मैं इसको ऐसा लिखता 0.353535, तो जो भी सेट ऑफ डिजिट्स हैं वो पूरा सेट रिपीट हो रहा है, 353535, ये प्योर रेकरिंग है। लेकिन अगर कोई भी डिजिट अगर फिक्स्ड है, 1 या 2 या 3, लेकिन जो लास्ट डिजिट है या लास्ट 2 डिजिट्स वो रिपीट हो रहा है, तो वो है मिक्स्ड रेकरिंग डेसिमल। तो अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, ये जो रिपीटिंग है ये भी तो नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग है पर ये भी तो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन फिर भी ये रेशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 0.6 बार को हम लिख सकते हैं 6/9, कैंसिल करेंगे तो 2/3, आपको इन सब चीजों का याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये जो है ना नॉन टर्मिनेटिंग है, कभी खत्म नहीं होगा, 6 फॉरएवर आएगा, लेकिन क्योंकि उनके पास एक पैटर्न है, रिपीटेशन है, तो उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं ना, x लेके मल्टीप्लाई बाय 10, अगर सिंगल डिजिट रिपीट होता है, डबल डिजिट अगर रिपीट होता है तो इंटू 100, 3 डिजिट्स अगर रिपीट होते हैं तो क्या होते हैं, इंटू 1000 एंड सो ऑन, और भी प्रोसेसेस हैं करने के लिए। तो अभी फिलहाल हमें ये अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि इरेशनल नंबर्स होते क्या हैं, अभी शायद उस प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इरेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन स्टॉप चलता जाएगा डिवीजन, और उसके बाद नॉन रिपीटिंग, क्योंकि उनके पास कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, नॉन रेकरिंग, ओके, रेकरिंग ही रिपीटिंग है, सेम चीज है। तो अगर इनके पास एक फिक्स पैटर्न है, चाहे वो एक डिजिट फिक्स्ड हो लेकिन बाकी का लास्ट का रिपीट हो, या फिर कोई एक ही सेट ऑफ डिजिट रिपीट हो, या डबल सेट या ट्रिपल का भी हो, या यहाँ 1 लगा दो, तो इन तरह के नंबर्स को हम रेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रेशनल नंबर्स को हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इट इज कॉल्ड अ रेशनल नंबर, बट नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इट इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं जो आपको हेल्प करेगा, लाइक टू अंडरस्टैंड कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको अपने जो मेन वीडियो में बनाने वाला हूं वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल मैं आपको इसके डेफिनेशंस और क्या इसका इंपॉर्टेंस है वो बता रहा हूं, ठीक है, वरना वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब आते हैं हम ट्विन प्राइम्स की तरफ। ट्विन प्राइम्स, जबकि इसका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, इसका कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन इसके बारे में जानना जरूरी है ना, बुरा लगेगा ना इसको। तो ये है दोनों जुड़वा, बहन और भाई, ठीक है। अब एक ने पकड़ रखा है 17 और एक ने पकड़ रखा है 19। अब ये ट्विन प्राइम है, कैसे, क्योंकि ऐसे पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स जिनके बीच का डिफरेंस 2 है, 5 - 3 2, 13 - 11 2, 31 - 29 2, 73 - 71 2। तो इस तरह के प्राइम नंबर्स को, इस तरह के पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स को हम कहते हैं जुड़वा प्राइम, यानी कि ट्विन प्राइम्स। कंडीशन अप्लाइड, यहां दोनों का प्राइम होना जरूरी है, पर को प्राइम में हमने ये देखा था कि दो के बीच कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड को प्राइम, जिसमें दोनों का प्राइम होना जरूरी नहीं है। पर यहां ट्विन प्राइम्स में दोनों का प्राइम होना जरूरी है। मेरे हिंदी को जज ना करें, जज्बातों को समझें, भावनाओं को समझें, है ना, कनेक्शन तो वहीं से बनता है ना। तो दिस इज कॉल्ड ट्विन प्राइम्स, कि ये दोनों अब क्या है, पक्का ट्विन प्राइम्स हैं, क्योंकि 17 और 19 के बीच का गैप कितना होता है, 2 होता है। तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ट्विन प्राइम्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है शायद से, क्योंकि ये एक मतलब कह सकते हो ना रीढ़ की हड्डी है आपके क्लास 10 के लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस को मिडिल टर्म करना, या फिर इसको स्प्लिट द टर्म कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं स्प्लिट द टर्म, ठीक है, इसको हम कहते हैं स्प्लिट द मिडिल टर्म, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना और फैक्टराइज करना। तो इसको कैसे करना है ये बहुतों में कंफ्यूजन है। आपको ये पॉलिनोमियल चैप्टर में चाहिए, चैप्टर 2, आपको चाहिए ये क्वाड्रेटिक चैप्टर में, और आपको चाहिए ये बहुत सारे चैप्टर्स में जहां पे आप कैलकुलेशंस करोगे और घूम फिर के आ जाओगे इक्वेशन में, जैसे सर्कल चैप्टर में।
तो ये बहुत तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ये इनफैक्ट केस बेस्ड स्टडीज में आ सकता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जब मिडिल टर्म करते हैं तो हम क्या निकालते हैं, हम रूट्स निकालते हैं या फिर हम जीरोस निकालते हैं। क्लास 9 में हमने सीखा है जीरोस। जब हम पोलिनोमियल की बात करते हैं तो हम इसी x के वैल्यूज को, y की वैल्यूज को कहते हैं जीरोस। लेकिन अगर इसी को हम इक्वेशन बना देते हैं, जैसे कि इक्वल टू जीरो कर देते हैं, तब हम उसको कहते हैं रूट्स। बस थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है, वरना सब कुछ सेम ही है। क्योंकि जब हम पोलिनोमियल की बात करते हैं तो एक्चुअली वी कॉल इट एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बट व्हेन वी कॉल इट एज एन इक्वेशन तो एक बैलेंस्ड एक्सप्रेशन होता है जिसमें LHS और RHS भी होते हैं। ठीक है, बस नाम का फर्क है, लॉजिक एंड मीनिंग सेम ही होता है। कैसे करें, देखो मैं इस तरह से समझाता हूं। यहां पे कांस्टेंट है 6, क्योंकि देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ध्यान से देखो, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, यानी कि इसका डिग्री 2 है। तो ये जो क्वाड्रेटिक टर्म है ये वाला है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, ये वाला लीनियर टर्म है, क्योंकि इसमें x की पावर क्या है 1 है, और ये है अपना कांस्टेंट। तो आप देख सकते हो कि जो पावर 2 वाली टर्म है वो पहले है, जो x वाली टर्म है, जो पावर 1 वाली टर्म है वो आपका सेकंड है, और जो कांस्टेंट है वो आपका थर्ड है। अब x की जगह तो कुछ और वेरिएबल भी हो सकता है, a b c d कुछ भी हो सकता है, बेसिकली y z कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉइंट है कि आपको हमेशा स्क्वायर को पहले रखना है, उसके बाद x, उसके बाद c। अब आप ध्यान से देखो इस पैटर्न को, बहुत बच्चे इसको ऐसे ही करना शुरू कर देते हैं, पर एडवाइस ये है, स्ट्रिक्टली ये एडवाइस है कि आप स्क्वायर को पहले लिखो, उसके बाद 7x, उसके बाद प्लस 10। साइन का ध्यान रखें, अगर 10 के आगे कुछ भी नहीं है तो ऑफकोर्स प्लस है, राइट। तो यहां में हम इस तरह से लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, एंड उसके बाद प्रोसेस को फॉलो करेंगे। क्या करना है, स्प्लिट द टर्म करना है। तो देखो किस तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से, अगर लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अकेले नहीं सीखना है, प्योर लर्निंग। तो देखो यहां पे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अब यहां ध्यान से देखिए, अगर मैं यहां कांस्टेंट को देखूं तो ये 6 है, सबसे पहले कहां नजर जानी चाहिए, कांस्टेंट पे जानी चाहिए। उसके बाद देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब आप अगर ध्यान से देखो, कांस्टेंट अगर 6 है और कोफिशिएंट अगर 1 है, तो 6 1 जा क्या है 6, यानी कि मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए 6। और जो कांस्टेंट की जो आगे साइन है, प्लस है तो प्लस का सोचो, माइनस है तो माइनस का सोचो। एकदम ध्यान रखना, बहुत बच्चे इसको क्या करते हैं, अपनी मन मर्जी से कर लेते हैं कि 5 को लिखा 4 + 1, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा कांस्टेंट के आगे वाले साइन को देखो, दिस इज प्लस। अब यहां पे ये कहानी बनानी है हमें कि मल्टीप्लाई करने पे 6 और प्लस करने पे मिडिल टर्म यानी कि 5, दिस इज कॉल्ड स्प्लिट द मिडिल टर्म। तो यहां पे अगर हम ध्यान से देखें, छोटा नंबर है, इमेजिन कर सकते हैं, अगर मैं 6 को देखूं तो 6 1 जा 6 होता है, ओके। पर क्या 6 + 1 5 होता है, नहीं 7 होता है। यानी कि अगर यहाँ 7 होता तो ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल सही था, लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पे ये नहीं है तो ये कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं इनवैलिड है। अब हम देखते हैं दूसरा वाला ऑप्शन। अब दूसरा वाला ऑप्शन है 3 2 जा 6। ठीक है, छोटा सा एडवाइस करूंगा कि हमेशा ना बड़े वाले को पहले रखो और छोटे वाले फैक्टर को बाद में। प्लस में तो कोई इशू नहीं है, उल्टा पुल्टा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड है, लेकिन माइनस में ये प्रॉब्लम आ जाता है, क्योंकि 3 - 2 इज व्हाट 1 एंड 2 - 3 इज व्हाट -1। इसलिए मैं एडवाइस करता हूं कि आदत बना लो कि हमेशा बड़ा फैक्टर पहले और छोटा फैक्टर बाद में। तो यहाँ पे भी देखो 3 + 2 क्या है, मिडिल टर्म यानी कि 5। तो ये पूरा फिट बैठ रहा है, 3 2 जा 6, 3 + 2 5, ये होना चाहिए, सेम पेयर ऑफ नंबर आना चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालेंगे x स्क्वायर, यहाँ पे डालेंगे 3 + 2 × x + 6, इस ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करोगे तो साइन का ध्यान रखो, सबसे खतरा तो वहीं पे है, प्लस है नहीं, ये तो +3x, ये प्लस 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 होगा 2 × x 2x + 6। इन पेयर से आपको कॉमन लेना है x + 3, इस पेयर से 2 कॉमन लेना है x + 3। मिडिल टर्म का एक बहुत ही गहरा मतलब, लाइक आप कह सकते हो कि एक सिद्धांत है ना। इस गुणन खंडन का एक बहुत ही बड़ा रूल है
कि ये जो कॉमन लोगे आप, ये वाला जो पेयर है ये हमेशा क्या आता है, सेम आता है, तभी तो कॉमन लोगे ना नेक्स्ट स्टेप में। यहाँ x+3 और यहाँ x+2 तो क्या कॉमन ले पाओगे, नहीं ना, ले पाओगे, बदमाशियां नहीं है, ले पाओगे नहीं ना। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि आप यहाँ पे हमेशा जब कॉमन लेते हो यू विल गेट द सेम पेयर। अब यहाँ पे x+3 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचेगा x+2 ना, ये x है और ये +2, एंड दिस इज हाउ वी विल गेट द फैक्टर्स। ये फैक्टर के फॉर्म में है। अगर मुझे इसके जीरोस चाहिए या रूट्स चाहिए तो मैं x+3 इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू -3, x+2 इक्वल टू 0 करूंगा तो x की वैल्यू -2। गॉट इट। तो आपको सबसे पहले क्या समझना है कि कांस्टेंट इनटू कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ 1 था तो 6 1 जा विल रिमेन 6, लेकिन अगर मान लो यहाँ 2 होता तो ये 6 2 12 बन जाता ना। तो उस तरीके से ये क्वेश्चन गिवन होता, हम करेंगे आगे, मैं करेंगे यहाँ पे, हम करने वाले हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, फटाफट से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाते हैं अभी। अभी हम यहाँ पे इंपॉर्टेंस की बात करने आए हैं। तो मल्टीप्लाई 10 इंटू 1 10, तो मल्टीप्लाई करने पे होना चाहिए 10, कांस्टेंट के आगे साइन प्लस है, प्लस करने पे होना चाहिए 7। अब यहाँ पे क्या होगा, 5 इंटू 2 और ये 5 + 2 है ना, 10 इंटू 1 इज 10 बट 10 + 1 इज 11 नॉट 7। तो वो जब यहाँ पे 11 होता ना तो 10 इंटू 1 10, 10 + 1 11 होता। अभी क्योंकि 7 है अपने को तो 5 2 10, 5 + 2 7। तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू राइट, एंड उसके बाद हम उसको को फैक्टराइज करेंगे एंड यू विल गेट द फैक्टर्स लाइक x+2 एंड x+5। So I hope you have understood। सबसे पहले आपको देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म पे है कि नहीं, इसको रीअरेंज कीजिए, उसके बाद आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैं कुछ पैटर्न्स आपको दिखाने के लिए लाया था कि यहाँ पे देखो ये एक पैटर्न है जिसमें देखो थोड़ा सा इधर का उधर है। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, +x², सॉरी, आप सबसे पहले लिखोगे +x, अरे अरे अरे, +x², ये -x और ये देखो -6। साइन का ध्यान रखें, यहाँ कुछ नहीं है तो कोफिशिएंट 1, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1। मल्टीप्लाई करोगे फिर से, 6 1 जा 6। ठीक है, अब यहाँ साइन माइनस है और माइनस करने पे मिडिल टर्म यानी कि 1। मैं जो आपको कह रहा था, अगर मान लीजिए आपने 2 इंटू 3 लिखा, 6 तो होता ही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ 2 - 3 कितना हो जाता है, -1, राइट। प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, आपको समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप यहाँ पे हमेशा बड़े वाले को पहले रखो और यहाँ पे 3 - 2 1। दिस इज ऑलवेज 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 हेल्पफुल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, साइन में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बड़े को हमेशा पहले ही रखो, ये आदत बना लो। बाकी तो देखो आपको वही करना है, यहाँ पे स्प्लिट करना है ना। आप इसको लिखोगे 3 - 2, ये लिख लिया करो, ये स्टेप लिखा करो। मैं बोर्ड कॉपी चेक करता हूँ, मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, यहाँ पे ये कटता है मार्क्स। क्यों कटता है, क्योंकि वो ऑलरेडी साइन की गलतियां करते हैं। ये -3 × x -3x माइनस माइनस +2x -6, माइनस माइनस प्लस, गाना गा लो, ये एकदम ध्यान रखना, ये गलतियां होती हैं बहुतों की। अब यहां से x कॉमन लूंगा तो x -3, +2 कॉमन लूंगा तो देखो x -3, ये सेम आया ना। तो नेक्स्ट स्टेप पे x -3 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, क्या बचेगा ब्रैकेट में, x+2 होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे x+2 होगा। फाइन, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ओके, नाइस, चलो ठीक है। सॉरी, कॉल आ गया था, बहुत इंपॉर्टेंट था। तो ये एक क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको रीअरेंज करना है, इसको सेकंड, इसको बाद में लिखना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। हेलो, नमस्ते। अच्छा, क्लासेस के लिए, अच्छा सुनिए ना, मैं एक ना वीडियो बना रहा हूँ, आप मुझे 2 मिनट का टाइम देंगे, मैं को कॉल बैक करता हूँ। हाँ, हम्म, हम्म, ठीक ठीक है, मैं, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, ओके ओके, हाँ जी, वेलकम, हाँ। सॉरी सॉरी सॉरी,
तो यहां देखो इस फॉर्मेट को हम कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे हम x फिर -3x फिर +2। ओके, तो आपको इसको अरेंज करना है। अब देखो यहाँ पे 2 1 जा 2 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे होना चाहिए 2 और प्लस करने पे होना चाहिए 3। 2 इंटू 1 2 + 1। मैं माइनस का अगर दिखाऊं, अगर मान लीजिए ऐसे होता 8x - 33। अब यहाँ देखो माइनस साइन है, 33 इंटू 1 33। ठीक है, माइनस ही लेना है क्योंकि कांस्टेंट के आगे माइनस है। अब आप ध्यान से अगर इसको मिलाओगे, एक ही ऑप्शन है 11 3 और 11 - 3 क्या होता है 8, यानी कि मिडिल टर्म। तो अगर कांस्टेंट के आगे प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस। इसका बहुत स्ट्रिक्टली ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप कैसे सॉल्व करने वाले हो, आपको क्या पता है इसके बारे में बताइए। हाँ, यहाँ पे HCF जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को हम GCD भी कहते हैं, जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताए हैं, आप देखना जरूर। LCM, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको इसकी इंपॉर्टेंस को समझा सकूं फॉर क्लास 10। अब LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो हम सबको पता है कि आई थिंक अगर दो नंबर का रेस होता है, अगर वो दौड़ते हैं, तो मान लीजिए कि एक नंबर है 2 और दूसरा नंबर है, मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं और ये ले लेते हैं 8। अब मैं मान लो रेस लग रहा हूं, 2 1 जा 2, 8 1 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो अब ध्यान से देखो, जो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है वो है 8, जो पहला वो सबसे छोटा, तो ये यहाँ के छोटे मियाँ हो गए। तो जो LCM है वो कहीं ना कहीं छोटे मियाँ है हमारे। तो सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है वही LCM है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। सो दिस इज हाउ वी अंडरस्टैंड दिस कि जब 2 और 8 की रेस हो रही है तो 8 को सिर्फ एक ही कदम लगा 8 1 जा 8 होने के लिए, पर 2 को 4 कदम लग गए 8 बनने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो सबसे पहला कॉमन था वो था 8, यानी कि LCM ऑफ 2 and 8 इज 8। एंड अगर हम HCF की बात करें या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD की बात करें, दे आर सेम। यहां पे अगर हम देखें तो अगर 2 और 8 का अगर कॉमन देखें तो 2 ही तो है ना, सिर्फ 2 इंटू 1, ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 1। अब अगर हम यहाँ देखो सिर्फ 2 कॉमन है, यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है पर यहाँ नहीं है, 1 को तो क्या ही लेना ना, 1 तो रहता ही है। तो इसका जो HCF है जो है 2। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड दिस LCM एंड HCF। कुछ इंटरेस्टिंग चीजें आपको ध्यान रखनी है क्लास 10 के लिए कि HCF ऑलवेज डिवाइड्स LCM। HCF always divides LCM for any two numbers। वैसे तो 3 नंबर्स के लिए भी आ सकते हैं, 4 5 6, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नंबर्स का ही आता है। और जो फॉर्मूला हम पढ़ेंगे HCF LCM के ऊपर वो 2 नंबर का ही है, 2 नंबर्स का ही है स्ट्रिक्टली। तो HCF always divides LCM, ये ध्यान रखिएगा। HCF always divides LCM, this is must। 2 divides 8, yes। ऐसे भी कह सकते हो इसको कि HCF is a factor of LCM, यानी कि अगर हम देखें LCM is a multiple of HCF। फॉर एग्जाम्पल मैं 8 को क्या लिखूंगा, 2 इंटू 4। मैं लिख सकता हूं ना LCM, यानी कि 8 है फिलहाल, जो कि 2 का मल्टीपल है, यानी कि HCF का मल्टीपल है। मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, HCF इंटू 4, है ना। यानी कि हम HCF को कह सकते हैं कि वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ LCM। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज में आपको इनफैक्ट इस लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि मैं कहता हूं आपको कैसा आएगा, कैन टू नंबर्स, ध्यान से सुनिएगा मेरे क्वेश्चन को, कैन टू नंबर्स हैव HCF as 15 and LCM as 175। This is one of the PYQs guys। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये PYQ है जो इस सिंपल से लॉजिक के ऊपर है कि LCM is always divisible by its HCF for any two numbers। अब आपको डिसाइड करना है कि किसी भी दो नंबर के लिए क्या HCF 15 और LCM 175 हो सकता है। आंसर क्या होगा आप बताओ।
अगर आप इस लाइन को समझ गए हो तो आप बताओ ये होगा या नहीं होगा, इसको आप कमेंट बॉक्स पे डालना। मैं क्या कह रहा हूं, किसी भी दो नंबर के लिए एलसीएम शुड ऑलवेज बी डिविजिबल बाय इट्स एचसीएफ। अब आप देखो यहां पे क्या 175 डिविजिबल बाय 15 है, नहीं? आप डिसाइड करके कमेंट बॉक्स पे इसके आंसर को जरूर डालना, यस नो, ठीक है? ओके, मूविंग फॉरवर्ड। तो मैंने जैसे कहा कि आपको एलसीएम कैन आल्सो बी अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, ये भी कह सकते हैं। HCF इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ एलसीएम, ये भी कह सकते हैं, ठीक है? आपको एक फॉर्मूला आएगा क्लास 10 में, बेहद आसान है और बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने उसके ऊपर काफी क्वेश्चंस करवाए हैं, आप जरूर जाओ और उस वीडियो को देखो। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मोड पे और मेरे इस वीडियो के ऊपर भी मैं लगा दूंगा, आप जरूर देखना। ओके, मूविंग ऑन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर आने वाला है, फिर से चैप्टर आने वाला है, कोई मजाक की बात नहीं है। और आपने अभी तक प्लॉटिंग सीखा है कि अगर मान लो मुझे वन, मैं स्केलिंग करता हूं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। तो एक वन काइंड ऑफ मैंने स्केलिंग कर दिया। अब मैं अगर आपको कहूं कि व्हाट इज द पॉइंट, कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, सपोज 1,4, तो मैं 1 प्लस यानी कि राइट साइड, जो पहला वैल्यू होता है वो हमेशा x होता है, दूसरा वैल्यू हमेशा y होता है। हम x को एब्सिसा कहते हैं और y को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, ध्यान रखिएगा, स्पेशल नेम है। और यहां पे अगर देखें, प्लस x की वैल्यू प्लस मतलब राइट, x की वैल्यू नेगेटिव मतलब लेफ्ट, y का वैल्यू पॉजिटिव मतलब अप, नेगेटिव मतलब डाउन। ओके, चलो अब करते हैं थोड़ा सा इधर उधर। तो 1 आया राइट पे क्योंकि +1, 4 आएंगे ऊपर 4 कदम, तो दिस इज 1,4 जो कि बिलोंग कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि दोनों अगर प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट अप, राइट अप, ठीक है? अगर हम देखें सेकेंड क्वाड्रेंट, अब अगर मैं एक वैल्यू ले लेता हूं सपोज -2,3, अब देखो पहला वैल्यू -2 है यानी कि लेफ्ट, पहला वैल्यू x नेगेटिव लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट आया, 3 इज पॉजिटिव सो मैं ऊपर गया, 1 2 3, सो दिस इज -2,3, दिस इज नाउ इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, यानी कि माइनस प्लस, है ना? ये देखो राइट अप, लेफ्ट अप, समझ रहे हो? अब अगर मैं दूसरा पॉइंट ले लेता हूं सपोज -3, -3, दोनों नेगेटिव्स हैं, तो अगर x की वैल्यू नेगेटिव तो आई विल कम टू द लेफ्ट, आई एम कमिंग हियर -3, मैं रुका हुआ हूं। अब y की वैल्यू क्या है, -3, कहां जाए, ऊपर की नीचे? सर माइनस है, नीचे आना है, तो आप माइनस के लिए आ जाओगे नीचे, तो दिस इज माइनस, सो दिस इज -3 एंड माइनस, ये वाला पॉइंट। तो अगर दोनों नेगेटिव तो वी आर इन द थर्ड क्वाड्रेंट। और अगर लास्टली अगर हम लेते हैं सपोज फॉर एग्जांपल 2, -3 ही ले लिया, तो पहला वैल्यू पॉजिटिव है +2, आप जाओगे राइट साइड ऑफ x, देन माइनस नीचे, प्लस ऊपर, माइनस नीचे, समथिंग डिक्रीजिंग, कम हो रहा है, माइनस नीचे, तो आप जाओगे नीचे यानी कि -3, सो दिस इज इन द वर्ड, सॉरी ये गलत हो गया है, दिस इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है? तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। So this is the very simple notation for coordinate geometry, because अभी आपको क्लास 10 में इनके बीच का डिस्टेंस निकालना आएगा। आप इनके बीच डिस्टेंस निकालोगे, सपोज इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच आपको डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट के बीच आपको डिस्टेंस पूछेंगे, आपको इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस पूछेंगे, इस पॉइंट के बीच डिस्टेंस पूछेंगे, तो आपको उसके लिए प्लॉटिंग बहुत सही से आना पड़ेगा, आपको समझ में आना पड़ेगा कि पहला वैल्यू x यानी कि एब्सिसा, दूसरा वैल्यू y यानी कि ऑर्डिनेट, ठीक है? ओके, अगर मैं इसमें और थोड़ा सा ट्विस्ट डाल दूं तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, और आपको ये क्लास 10 में चाहिए ही चाहिए, कि अगर मान लो एक पॉइंट हो गया 2,0 और आपको पूछते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट पे है, आपसे धोखाधड़ी भी हो सकती है, तो बहुत संभल के कदम आपको आगे बढ़ाना है। 2,0 कौन से क्वाड्रेंट पे है? अब आप ढूंढते रहोगे सर कौन सा क्वाड्रेंट पे है, कौन सा पे है, लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 0 है, तो x की +2 है तो हम राइट साइड पे आ गए, अब y तो 0 है
तो हम वहां का वहीं खड़े रह जाएंगे, ना ऊपर ना नीचे। सो दिस इज 2,0, द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन एक्स एक्सिस। सो 2,0 इज द पॉइंट लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि अगर y का वैल्यू 0 है, अगर y का वैल्यू 0 है तो पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। ओके, क्योंकि आप ना ऊपर जा सकते हो, सोचो, भावनाओं को समझो, फील करो कि अगर आपकी y की वैल्यू 0 है तो ना ऊपर और ना नीचे, मतलब एग्जैक्टली ऑन एक्स एक्सिस। सो अगर y की वैल्यू 0 है तो आप एक्स एक्सिस पे रहोगे, तो यानी कि सर कोई क्वाड्रेंट नहीं, दिस पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। अगर मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, सपोज -3,0, सर समझ आ गया है, -3 आएंगे लेफ्ट, अब तो सर y की वैल्यू 0 है, ना ऊपर ना नीचे, हम तो यहीं बैठ जाएंगे और चाय पियेंगे, पकौड़े खाएंगे। तो ये वाला पॉइंट जो है एक्स एक्सिस को बिलोंग करता है। सो इफ y इज 0 द पॉइंट विल लाई ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, अब इसका रिवर्स करके देखते हैं और थोड़ा सा ये कचरा साफ कर लेते हैं। ठीक है, सपोज अगर मैं अब यहां पे पॉइंट लेता हूं 0, -2, मैं छोटे पॉइंट्स ले रहा हूं ताकि प्लॉट करना आसान रहे। 0, -2, तो x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू -2, x 0 तो ना राइट ना लेफ्ट, सेंटर पे जहां का वहीं खड़ा रह जाएंगे। अब y की वैल्यू देखो -2, अब नीचे आएंगे तो ये -2, तो ये वाला पॉइंट लाइंग ऑन विच एक्सिस, y एक्सिस। आप समझ ही गए होंगे कि अगर x की वैल्यू अगर 0 है तो पॉइंट इज लाइंग ऑन y एक्सिस। उल्टा हुआ कि नहीं, अगर पॉइंट x एक्सिस में है तो y 0 है, और अगर पॉइंट y एक्सिस में है तो x 0 है, तो उल्टा रिलेशन है कि नहीं है। तो बेहद आसान टू अंडरस्टैंड, थोड़ा इमेजिन कीजिए, 0, -2, -2 ऐसे ऐसे, है ना, 2, 0, -3, 5, 0, -10, 0, तो आप x पे ही नाच रहे हो। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, दिमाग में इमेजिनेशन डालिए, विजन कीजिए, विजुलाइज कीजिए चीजों को। तो दिस इज हाउ दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा मेरे मेन क्लास में, मेरे पूरे डिटेल्ड वाले वीडियो में। लीनियर इक्वेशन अनदर वन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्लास 10, क्योंकि आपको एक चैप्टर मिलने वाला है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें आप बहुत सारे मेथड सीखने वाले हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखोगे, जहां पे आप एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे इक्वेशन पे डाल के सॉल्व करोगे, कभी कभार 9 में करा होगा। फिर एक मेथड आएगा आपका एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम एक वेरिएबल यानी कि कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। पूरा प्रोसेस सीखने वाले हैं, टेंशन मत लो, लेकिन आपको कम से कम उसके बेसिक्स को समझना है कि अगर वन वेरिएबल है तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज ax + b = 0। सर आप हमेशा xc क्यों यूज करते हो, तो चलो कोई बात नहीं है, ay + b = 0। अभी भी बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर हमेशा ए बी ही क्यों यूज करते हो, तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, कुछ भी लिखो, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक्स वाई जेड अल्फाबेट्स को वेरिएबल के तौर पे यूज किया है। जैसे मैं एग्जांपल अगर इसका दूं तो जैसे कि 2x + 3 = 0, इसका एग्जांपल दूं तो मैं -3y - 2 = 0। अब आप कहोगे सर यहाँ तो प्लस है, आपने यहाँ माइनस दे दिया, कोई बात नहीं, यहाँ प्लस करके -2 कर देंगे, प्लस माइनस माइनस, यानी कि b की वैल्यू -2। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको एग्जांपल पूछो तो सर -5/2 z -3 + 3/2, कुछ भी ले लीजिए, दिस आर द इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके पास यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं। यहाँ पे एक ही वैल्यू आएगा x y z का, तो यहाँ पे ये इसको यूनिक सॉल्यूशन, जैसे कि वन वेरिएबल तो यूनिक सॉल्यूशन। और अगर टू वेरिएबल की बात करें तो ax + by + c = 0। यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स यूज किए हैं, आप एल एम कुछ भी वेरिएबल ले लीजिए, बेसिकली ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तो ax + by + c = 0। अब मान लीजिए एग्जांपल 2x + 3y + 5 = 0। यहाँ पे a की वैल्यू 2, b की वैल्यू 3, c की वैल्यू 5। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ माइनस कर दिया होता तो c की वैल्यू -5, एंड दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन क्लास 10। ठीक है, ओके फाइन। चलो
तो आप इसका नॉलेज रखना जरूरी है, इसके ग्राफ्स का नॉलेज रखना जरूरी है, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट। अगर आपको पता है, सॉरी, हाँ, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट, सॉरी 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 लीनियर का मतलब स्ट्रेट। पढ़ाने का इतना जोश है ना, थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है इधर का उधर। तो लीनियर का मतलब स्ट्रेट, सीधा। तो इनका जो ग्राफ आप प्लॉट करोगे ना, यू विल ऑलवेज गेट अ काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन। आपको मिलने वाले हैं पैरेलल लाइंस, आपको मिलने वाले हैं कोइंसिडेंट लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। पर घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको हम समझाएंगे, पूरा समझाएंगे। लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि आप अगर थोड़ा बहुत अगर घर में टच रखो, पढ़ाई रखो, ब्रिज को बना के रखो, तो हमेशा कनेक्टिविटी बनी रहेगी। अब जब सोचो आप बिना ब्रिज के पार हो सकोगे? नहीं ना, कुछ वैसा ही कहानी है। इक्वेशन का मतलब मैंने अभी अभी कहा था थोड़ी देर पहले, बैलेंस्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कि मेरा तेरा इक्वेशन मैच हो रहा है तभी तो समझ आ रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो बैलेंसिंग है। तो अगर इक्वल साइन है, जैसे कि इक्वल साइन अगर है तो बैलेंस्ड एक्सप्रेशन है। दोनों तरफ ऐसा भी तो हो सकता है ना कि x+2 और 2x+5 लिख दिया, तो कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन बैलेंस्ड है। x की वैल्यू ऐसी कुछ आने वाली है जो दोनों इक्वल हो जाएंगे, LHS RHS। तो बैलेंस्ड एक्सप्रेशन। वेरिएबल मैं समझा चुका हूं पहले, वेरी प्लस एबल, मतलब ये वेरी कर सकता है, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। समथिंग विच इज नॉट फिक्स्ड, जिसको अपने बारे में नहीं पता, बेचारा फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है। ओके, सो दिस आर दी फ्यू थिंग्स जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, आपको अपने कंसेप्ट में रखना है इन सबको, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं ध्यान से, आपको ये वाला चीज मैं समझाना चाहूंगा, जस्ट वेट, ओके। पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आ रहा है इस पीपीटी में, जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको दिखाता हूं ये वाला। तो आप इस पीडीएफ में इस सॉरी फोटो में देखो, मैंने आपको वो टॉपिक सारे बताए हैं जो आपको कहीं ना कहीं क्लास 8 से भी चाहिए, कहीं ना कहीं आपको टॉपिक्स 9 से भी चाहिए, ताकि आप 10 को सुपर डुपर बनाओ और बनो टॉपर। टॉपर का तो चलो हो जाना है, मैं तो नहीं मानता कि टॉपर ही सक्सेस है। नॉलेजफुल, आपका नॉलेज बढ़ेगा, जो कि सबसे सुप्रीम और पावरफुल है। तो जैसे कि एक्सपोनेंशियल पावर्स के बारे में आइडिया होना चाहिए, एरिया, वॉल्यूम, मेंसुरेशन, मीन, ग्राफ्स के बारे में जो मैं अभी बताया आपको, पोलिनोमियल जो आपने पढ़ा है, जीरोस वगैरह, फैक्टर कैसे निकालते हैं, कैसे मिडिल टर्म करते हैं, ठीक है, वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्पफुल होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पोलिनोमियल, सेम चीज। लीनियर इक्वेशंस में आपको हेल्प होगा, जैसे मैंने कहा। तो ट्रिगोनोमेट्री इज अ न्यू कंसेप्ट, चलो ठीक है, हम समझ गए, पर जिस तरह समझाएंगे ना आप समझ जाओगे। क्लास 9 में ये टॉपिक्स आपको बहुत जरूरी होते हैं कि स्टैटिस्टिक्स का थोड़ा आइडिया होना चाहिए, कैसे मीन, मीडियन, मोड निकालते हैं, स्पेशली कैसे मीडियन निकालते हैं जब एन की जो वैल्यू होती है ऑड होती है या इवन होती है, तो इन सब का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। तो प्लीज इन सब चीजों को जाके देखें, पॉज करें, लिखें और इन सब पे काम करना शुरू करिए। फिर देखिए हम किस तरह से इधर का उधर होते हैं और बहुत ही स्मूथ और आराम से नजारे देख देख के हम ब्रिज क्रॉस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, आ, जैसे कि कुछ भी पावरफुल नोट्स चाहिए, सक्सेस बंडल यानी कि स्टडी मटेरियल्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको एंड्रॉइड ऐप चाहिए जो आने वाला है, आज ही आने वाला है, डेडिकेटेड वेबसाइट्स चाहिए, डाउट सेशंस चाहिए, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपका टीपू सर आपको पढ़ाने के लिए उतना ही मोटिवेटेड रहे। तो सी यू ऑन द अदर साइड ऑफ द ब्रिज टू क्लास 10। Keep watching, keep loving, keep commenting. Thank you, thank you, thank you.